नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। और आज चर्चा हम करने जा रहे हैं मुद्दे की बात में बिहार में राजनीति का नया अध्याय, इसको लेकर। क्योंकि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल तेजी से चर्चा में है कि क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर बतौर सीएम अब अपने आखिरी चरण में है। और अगर ऐसा है, अब ये तो साफ ही हो गया है, क्योंकि अब उन्हें राज्यसभा में वो जा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। और बिहार की सत्ता में अगला बड़ा चेहरा कौन होगा। बीते कुछ समय से सीएम नीतीश कुमार की सक्रियता, उनकी सेहत और राजनीतिक फैसलों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। और विपक्ष ही नहीं बल्कि सियासी गलियारों में भी ये चर्चा तेज हो गई थी कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति में जनता दल और बीजेपी का, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन दशकों पुराना है। 1990 के दशक के अंत में जब दोनों दल साथ आए, तब राजनीतिक ताकत के मामले में जेडीयू को बड़ा साथी माना जाता था। 2005 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी। उस समय बिहार की राजनीति की नीतीश कुमार की छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी इस गठबंधन को बड़ी जीत मिली और नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने चरम पर दिखाई दी। लेकिन समय के साथ राजनीति के समीकरण बदलते गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीतकर गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहीं से साफ संकेत मिलने लगे कि बिहार की राजनीति में ताकत का संतुलन अब बदल चुका है। बीते कुछ महीनों में कई ऐसे मौके आए जब सीएम नीतीश कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने बयानों और व्यवहार को लेकर चर्चा में भी रहे। कभी मंच पर दिए गए बयान तो कभी अचानक बदले हुए राजनीतिक फैसले, और इन सब ने सियासी हलकों में कई तरह की अटकलों को जन्म भी दिया। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार पहले की तरह सक्रिय और मजबूत नेतृत्व दे पाएंगे। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की राजनीति में एक नए नेतृत्व की चर्चा जोर पकड़ रही है। और वहीं बीजेपी की रणनीति को लेकर भी अक्सर ये कहा जाता है कि जब किसी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करती है तो शुरुआत में संतुलन बनाकर चलती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ती है वो नेतृत्व में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश करती है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को अब मिलने लगा है, क्योंकि 2025 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई। और दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन चर्चा वहीं से शुरू हो गई कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की जगह पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री स्थापित करेगा। और अब राज्यसभा में नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होने वाली है उस पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये एक संभावनाएं आ रही हैं। लेकिन इन सब से अलग एक चीज और कि जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई, सभी सांसदों, विधायकों की, विधान पार्षदों की, और उस बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन वो वहां से सब कुछ देखते रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो विधायक भावुक थे उन लोगों को उन्होंने संबोधित किया। और इसी दौरान एक बड़ा प्रस्ताव भी आया, और ये प्रस्ताव नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर, और सभी ने उनके पार्टी में एंट्री पर अपनी सहमति जताई। और ये फैसला हुआ कि शनिवार को वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण कर रहे हैं तो एक बड़ा रोल उनका होगा पार्टी में या सरकार में। अब इसको लेकर मंथन चल रहा है, इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज की चर्चा यही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, और साथ में ये भी कि बिहार की राजनीति में एक युग का अब अंत माना जा रहा है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ।
तो बिहार में राजनीति का नया अध्याय। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जब जाएंगे तो उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि अगले महीने 8 या 9 अप्रैल को वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे और फिर उसके बाद नया मुख्यमंत्री बिहार की कुर्सी पर होगा और वो बिहार को नेतृत्व करेगा। एक युग नीतीश कुमार लंबा दौर रहा, 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अब वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद से विदा ले रहे हैं और केंद्र की राजनीति में एक बार फिर से वो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल ये भी होगा कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी से या जनता दल यूनाइटेड से। उनके बेटे की भी एंट्री हो रही है, तो उनका क्या रोल होगा और इससे बिहार की सियासत कितना प्रभावित होगी, आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या संदेश इससे निकलकर बिहार के लोगों के अंदर, बिहार के जरिए देश को भी जाने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। तापोश पॉल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में। विनीत तिवारी जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं, हेमंत गुप्ता जी और डॉक्टर सौरभ झा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तापोश पाल जी, चर्चा तो यही हो रही है ना कि बिहार ही अकेला राज्य एक बचा था जहां पर आपका मुख्यमंत्री हिंदी पट्टी के इलाकों में नहीं हो पाया था। अब नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तो बड़ी पार्टी आप और आप बड़े भाई के तौर पर होंगे, मुख्यमंत्री आपका ही होगा। को इस तरीके से मत देखिए, बड़ा भाई छोटा भाई। बड़े भाई नीतीश कुमार जी ही हैं जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीति को बदला, पूरे बिहार की दशा और दिशा दोनों ठीक किया। मतलब नीतीश कुमार जी के लिए अगर ये कहा जाए 2005 के बाद से राजनीति पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के अगल बगल घूमती रही। उन्होंने कई बार गठबंधन बदले और लेकिन उनकी सत्ता में कभी उनकी पकड़ जो है कभी भी ढीली नहीं पड़ी और वो मुख्यमंत्री बने रहे और हम हमेशा बने रहे। और सबसे बड़ा योगदान जो उनका था वो था बिहार के प्रति। बिहार में जो चेंजेस उन्होंने किए हैं वो अभूतपूर्व है। आने वाले समय में जब इतिहास नीतीश कुमार जी के योगदान का मूल्यांकन करेगा तो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि जहां पे जो लालू युग था, लालू ने जिस तरीके से बदहवासी करके रखा था, क्रिमिनल राज था, करप्शन का एक, भ्रष्टाचार का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट था, अपराधियों का सिंडिकेट था, परिवार का सिंडिकेट था और मजे से केवल ये परिवार जो है लालू राज ये चलाते रहते थे। इनको कोई मतलब नहीं था बिहार से, उनको कोई मतलब नहीं था इस देश से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का मतलब था कि सत्ता, करप्शन, कैसे देश के पैसे को लूटा जाए, कैसे देश के संसाधनों पर कब्जा किया जाए और तुष्टीकरण के माध्यम से पूरे बिहार की जो दुर्गति करके रखा था वहां से नीतीश कुमार जी ने उसको बाहर निकाला और नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मतलब उनके योगदान को मैं शॉर्ट में 3 चीजें गिनाता हूँ। अगर देखिए महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को साइकिल योजना से जोड़ा और शराबबंदी किया जिसमें कि राजस्व कर का बहुत बड़ा नुकसान था। और बिहार जैसे प्रदेश में ये मतलब इस तरीके की चीजों को लेके आना ये अपने आप में बहुत साहस का कार्य था। सामाजिक न्याय और नई सामाजिक श्रेणियों की अगर बात करें तो महादलित आयोग और जातीय सर्वेक्षण उनका था। और बुनियादी विकास और प्रशासन की शुरुआत करें तो बिजली में आरटीपीएस और 7 निश्चय इनका जो था। तो ये आज भी जो है सारे पेपरों में इनके जो 10 बड़े निर्णय थे जिसके कारण जो है पूरा बिहार चेंज हो पाया। आज देखिए एक बार में इलेक्शन हुआ है। कितना बड़ा, कभी कोई सोच ही नहीं पाता था कि बिहार जैसे जगह पे एक बार में इलेक्शन होगा। बिहार को पहले रखा जाएगा और बंगाल को मतलब इतनी बुरी स्थिति में आ जाएगा कि आज बंगाल में 7 चरणों में जो है इलेक्शन कराने की सोची जा रही है। तो और जबकि उस समय बंगाल से सारे बड़े लीडर्स आते थे और वो केंद्र में जो है अपना योगदान देते थे और वहां के सारे पॉलिटिक्स तय करते थे। तो नीतीश कुमार जी ने एक बीमारू राज, एक बैकवर्ड राज, एक मतलब हाशिए पे गए हुए राज, इसमें आप लोगों का भी तो योगदान रहा है ना, डूबा हुआ, उसको बाहर निकाला उन्होंने। और सम्मान के साथ आज बिहार की हर एक जनता बिहारी कहने से गर्व का अनुभव करते हैं। तो वो दिन सिर्फ नीतीश कुमार जी की है। आज उनका निर्णय है। ठीक है, तापोश पाल जी, जाना चाहते हैं।
सर इसमें इस बिहार में जो जो तस्वीर बदली आप कह रहे हैं 2005 से, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान रहा है, बिल्कुल हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाएगी क्या? आप सारा क्रेडिट आप लोग नीतीश कुमार को दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि अग्रणीय लीडर वही थे, नेतृत्व उन्होंने ही दिया था, ये विजन उन्हीं का था, हम साथ निभाते गए उनका। और इस बार भी जब उनकी सीटें कम आई, पिछली बार भी उनकी सीटें जब कम आई तो भी मुख्यमंत्री वही हमारे बने। इस बार भी कुछ प्रचंड जीत हुआ, उसके श्रेय जो है हमने कभी भाजपा ने नहीं दिया, हमेशा जो है नीतीश कुमार जी ही रहे। और आज उनका निर्णय है, वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो ठीक है, नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो डिसाइड करेगी। ठीक है। और उनके पुत्र जो है, बेटे, बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि वो आए और राजनीति में आए, और नीतीश कुमार जी जैसे दिखते हैं, तो नीतीश कुमार जी जैसे अनुभव भी है उनको, और नीतीश कुमार जी जैसे आने वाले समय में काबिल मुख्यमंत्री भी बन के दिखाएंगे पूरे बिहार की जनता को। ठीक है। विनीत तिवारी जी, अभी तक तो यही था, आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का जो ऑरा है उसमें निशांत राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन अब तो साफ हो गया, आज तो फाइनल हो गया कि कल वो सदस्यता ग्रहण करेंगे, और जाहिर सी बात है कि जब पार्टी में वो शामिल होंगे तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी होता है कि जब पिता जो है अपने रिटायरमेंट के करीब होता है तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने विरासत जो है अपने पुत्र को ही देता है। आपका भ्रम टूट गया? नहीं, मेरा भ्रम नहीं टूटा। दोपहर में जो बातें हो रही थी उसमें आप बड़े सुनिए, परिवारवाद वो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, कार्यकारी अध्यक्ष उनके बेटे तेजस्वी जी, उनकी बेटी जो है राज्यसभा सांसद, तो ये परिवारवाद है। नीतीश कुमार जी तो अब एक अंतिम दौर की राजनीति कर रहे हैं, बिहार से वो विदा, मतलब विदा भी नहीं ले रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो बिहार से विदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है, आज भी कहा है कि हम बिहार को देखते रहेंगे, आप लोग घबराइए मत। बिहार से विदा क्यों लेंगे, कहाँ लेंगे? वो तो राज्यसभा जा रहे हैं बिहार से ही, तो जाहिर सी बात है कि जुड़े रहेंगे। वो राज्यसभा जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा बसती है वो बिहार के लोगों में। जाने को राष्ट्रीय राजनीति में वो बहुत पहले ही जा चुके होते, ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं मिला जाने का, लेकिन उन्होंने बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार जो जिस गर्त में डूबा हुआ था, जिस जंगल राज से त्रस्त था बिहार, उससे कैसे बाहर निकाला जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, कितनी योजनाएं उन्होंने चलाई। बालिकाओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, उनके लिए हाई स्कूल पास हुआ तो उसने धनराशि, इंटर पास हुए तो इतनी धनराशि, महिला आरक्षण, विद्यार्थियों को सोचिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख का लोन देने की भी बात की, ऋण देने की बात की, और कहा भी कि जब आपको रोजगार मिल जाएगा तब इसको 82 किस्तों में 100 किस्तों में चुकाइएगा। यदि आपको रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ने पर आपने खर्च किया, तो हम उससे आपको कहीं नहीं लेंगे। सबसे बड़ी चीज शराबबंदी, महिलाओं के लिए जो उन्होंने कार्य की है, और अति पिछड़ा, महादलित, साथ साथ ये बताइए सवर्ण आयोग का गठन जो है बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने अब सबके को छुआ। वो सारी चीजें तो ठीक है, उस पर कोई डिनाई नहीं करता, उसको कोई नकार भी नहीं सकता। नीतीश कुमार की अपनी एक छवि और उस छवि को बरकरार रखना, ये भी एक बड़ी बात है। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और भ्रष्टाचार का दाग न लगना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यही कहा जा रहा था कि परिवार को आप राजनीति से हमेशा दूर रखते रहे हैं, और उसमें न उनके भाई कभी सामने आए, न उनकी बहन कभी सामने आई, और न ही बेटा। लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री के पद से विदा लेकर राज्यसभा की तरफ, केंद्र की राजनीति की तरफ जा रहे हैं, तो पुत्र राजनीति में आ रहे हैं। आपने तो कहा ना कि बिहार की राजनीति से विदा लेकर के, तो जब बिहार की राजनीति से विदा लेकर मुख्यमंत्री के पद से विदा लेकर केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो अपने बेटे को यहाँ पर बिठाते हुए जा रहे हैं। देखिए, बेटे की मांग नीतीश जी कभी नहीं की कहे कि हमारे बेटे को राजनीति, लेकिन यदि जनता चाहती है, हमारे पार्टी के सारे नेता चाहते हैं यदि, तो उसमें फिर दिक्कत क्या है?
बिल्कुल नीतीश कुमार को आना चाहिए। एक नए युवा जोश की शुरुआत होनी चाहिए बिहार में, एक नई सोच की शुरुआत होनी चाहिए बिहार में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बिहार के लिए कि हमें एक युवा ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो लंबी रेस का घोड़ा होगा, वो लंबी रेस जो है हम साथ में चलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे आप ये कहें कि परिवारवाद, इससे परिवारवाद नहीं। जब व्यक्ति रिटायर होता है तो अपनी विरासत वो अपने पुत्र को ही देता है और वो जिंदा रह ही देता है। ये आपको तो मालूम है कि वो अपनी वसीयत जब भी करेगा जिंदा रहते करेगा। ये आज नीतीश कुमार जी अगर उनको ला रहे हैं, जब तक ज्वाइनिंग ठीक है, प्रस्ताव पास हुआ, वो आ जाएं, आगे क्या होगा उसके बाद और चीजें हम कहने के लिए, लेकिन फिलहाल यही मैं कहूंगा क्या। ठीक है, चलिए, एक तो बात ये तो हो गई ना कि जब आप कह रहे थे कि नहीं वो तो राजनीति में नहीं आएंगे, और लेकिन अब तो अब आ रहे हैं, अब आगे क्या जिम्मेदारी होगी उसके बाद भी फिर हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल एक नया अध्याय बिहार की राजनीति में, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हेमंत जी, अब एक दौर था बिहार में जब श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू का राज था, का दौर था। उसके बाद का जो दौर शुरू हुआ उसमें कई नाम थे, कर्पूरी जी थे, रामसुंदर दास थे, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद का दौर जो चला उसमें सरदार हरिहर प्रसाद सिंह भी थे, सत्येंद्र नारायण सिंह भी थे, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे जैसे नाम आए, भागवत झा आजाद जैसे लोग थे। उसके बाद की पीढ़ी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, ये चार ऐसे लोग जो कि एक ही साथ के अपने कंटेम्पररी के तौर पर उनको हम कह सकते हैं। चारों लोगों की पहचान अपने अपने समय में एक मजबूत राजनेता की रही। जमीन से उठकर ये लोग ऊपर बढ़े, अपनी पहचान बनाई और सामाजिक न्याय, दलितों को एक आवाज दी। लेकिन लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में लिपटे, जेल गए, परिवारवाद से वो घिर गए। रामविलास पासवान, दलितों को मुख्य धारा में उन्होंने शामिल किया, ये उनकी क्रेडिट है, लेकिन परिवारवाद से वो भी खुद को नहीं बचा पाए। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरा के तौर पर बीजेपी को एक एक्टिव पार्टी बनाया था बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ जब की सरकार बनी तो उसमें वो डिप्टी सीएम के तौर पर एक मजबूत नेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और किसी भी तरह का दाग उन पर नहीं लगा। आज वो नहीं है। और नीतीश जी की अपनी छवि है, सुशासन कुमार के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, विकास की राह पर बिहार को लेकर आगे बढ़े। 1990 के दशक का जो बिहार था वो 2005 से लेकर 2026 तक उस बिहार में बदलाव आया। नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है, लेकिन जाते जाते निशांत कुमार को राजनीति में लाना परिवारवाद के साथ का एक को जोड़कर उनसे भी अब इस पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। ये इस बिहार को जो अब नीतीश कुमार के बाद अब जो नए बिहार के नए केयरटेकर होंगे, उस बिहार के बारे में जरा बताइए। उस बिहार की सियासत का किस राह पर वो बिहार चलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी कहिए एक वो युद्ध या वो पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने बिहार में समाजवादी पार्टी की नींव रखी, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर थे। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवाद की जो परिभाषा है उसको इन्होंने चरितार्थ करने की कोशिश की। इन्हीं के युद्ध में यूडीसी का भी कार्यक्रम हुआ, दलितों के लिए बहुत हुआ, पासवानवादी मुसलमानों के लिए बहुत सारे कार्य, विकास के बहुत सारे कार्य, महिलाओं को बहुत सारा प्रोत्साहन का कार्य इन्होंने किया। तो अगर आप उस युग की बात करते हैं तो आप देखिएगा रामविलास पासवान ने, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, तो इन सब में इनका जो कार्यकाल है 20 साल का वो बेदाग रहा है। इन पर कभी पर कोई आलोचना नहीं लगा। ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है और इन्हें एक सदाचारी नेता के रूप में देखा गया। आप देखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी को किस तरीके से मुख्यमंत्री का पद दे करके दलितों को प्रोत्साहित करने का काम किया था इन्होंने। तो इसलिए इनके बारे में ये कहना कि किसी लालच या लोभ के कारण वो जा रहे हैं, तो ये विचारधारा को बदल देना होगा। दरअसल नीतीश कुमार वो नेता है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उनके नाम पर लोग चुनाव लड़े, और नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद ही भाजपा
को ये बहुमत बिहार में मिलता रहा। तो 2005 और 2026, 2000 का याद कीजिएगा कि भाजपा को बहुत कम सीटें मिली थी, और 2026 में भी अगर भाजपा ने अगर सीटें हासिल की हैं तो इनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये छोटे भाई की भूमिका में रहे। अब सवाल ये उठता है कि लोगों का आकलन है कि ये बिहार के राजनीति से दूर जा रहे हैं। नहीं, दूर नहीं जा रहे हैं, ये सोचना गलत होगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बहुत बड़ा सोचती है, और आज के दिन में विश्व में के मानस पटल में जो छवि भाजपा ने बनाई है वो भारत के किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाई। ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। इसमें न कोई पक्ष न विपक्ष, कोई बात नहीं है। मतलब ये है कि आखिर ये पार्टी कर क्या रही है। सोचने का विषय ये है कि आखिर इनको राज्यसभा सदस्य क्यों बना लिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा जानने का। हालांकि सोशल मीडिया में नीतीश कुमार ने खुद कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं राज्यसभा दोनों सदनों में रहूं, लोकसभा रहूं तो राज्यसभा भी कर लूं। और वो चूंकि अपने बेटे को भी राजनीति में लाना चाह रहे थे, और बेटे राजनीति में आ रहे हैं, इसलिए बेटे को भी उन्होंने समझाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बेटा उनका मुख्यमंत्री के लायक है? नहीं, ये बात भी सच है। तो उनके हिसाब से उनको कार्य देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर आने जा रही है, हालांकि इनके दावेदार भी हैं, जदयू से भी हैं, लेकिन सवाल है कि भाजपा क्यों बनाएगी। तो फ्यूचर की बात अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे कि भाजपा और जनता दल पार्टी भविष्य में जो मॉडल यूपी का है उस मॉडल को लाने के लिए, इम्प्लीमेंट कर करके सुशासन को लागू करने के लिए, ऐसे भी सुशासन लागू के नाम पे थे, तो उसको लाने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में, प्रोसेस के रूप में ये एक कदम उठाया गया है। दूसरी बात है कि केंद्र की राजनीति में इनकी जो छवि छवि, इसको भाजपा वो जीतते, और ये भी चाहते कि केंद्र की राजनीति में भारत जनता के साथ ऐसा सामाजिक न्याय की भाषा को कायम किया जाए कि सदियों तक याद किया जाए। आप याद कीजिए आखिरी जिनके मनोज झा जिनको वेनेजुएला के राष्ट्रपति के किडनैपिंग जैसे बता रहे हैं, तभी यही तो उसको प्रधानमंत्री के पद पर के लिए प्रमोट किए। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति के इस परिकार चरण पर नीतीश कुमार जी जो इच्छा से जाते हैं या कुछ और करने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जहां तक मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कि वो राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर एक पारी और खेलने के लिए आ रहे हैं, और ये कुछ दिन के बाद आपको खुलासा हो जाए। ठीक है, एक नई पारी राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की होगी। डॉक्टर सौरभ झा, जरा बताइए अब किसकी तरफ हम लोग नजर उठाएं अगले मुख्यमंत्री के लिए? मेरे तरफ से सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। आज जिस तरह से अभी सारे पैनलिस्ट ने अपनी बात को रखी सुशासन बाबू के बारे में, यदि बिहार में मुख्यमंत्री के बारे में कभी इतिहास में चर्चा होगी तो नीतीश कुमार जी का हमेशा होगा। क्योंकि 2005 से लेकर 2026 तक यदि देखा जाए तो 2020 साल का जो शासन रहा, वो शासन लॉ एंड ऑर्डर को के तरफ देखा जाए, या एजुकेशन देखा जाए, या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, एग्रीकल्चर देखा जाए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे 7 निश्चय योजना के बारे में। मतलब ओवरऑल यदि नीतीश कुमार का कार्यकाल देखा जाए, उन्होंने सारे वर्गों को टच किया, और आज जो बिहार विकासशील स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान नीतीश कुमार जी का ही रहा। एक सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, यदि अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली नहीं होते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बन पाते। यदि आप 2000 की बात करें, जब 67 सीट बीजेपी को थी, उस समय भी 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। 2005 की आप एक रैली देखिएगा भागलपुर में, अभी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के पीएस हुआ करते थे, और अरुण जेटली ने उन्हें थमाया था मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करने के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार का मुख्यमंत्री बनने में बीजेपी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम इतना, जहां तक हम जानते हैं नीतीश कुमार जी को, वो जो भी फैसला लेते हैं उनका अपना फैसला होता है, क्योंकि वो सुनते सबका है और करते अपना है। तो ये भी जो फैसला है वो दूरगामी फैसला है, क्योंकि उनको पता है जो अभी जो केंद्र की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान है।
अभी जून जुलाई में 5 स्टेट की जब चुनाव खत्म होगी तो आप देखिएगा जब कैबिनेट डिसफल होगा तो इनको बड़ा पोर्टफोलियो वहां पे मिलेगा। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत इन्होंने एग्जिट भी किया है और ये नहीं चाहते थे जो उड़ीसा के नवीन पटनायक का जो एग्जिट हुआ था उस तरह का एग्जिट नहीं चाह रहे थे और इसी को देखते हुए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे आती है जो बिहार में अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके लिए बीजेपी को भी बहुत संभल के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको सामाजिक समीकरण को भी देखना पड़ेगा, जातीय समीकरण को देखना पड़ेगा। सारे समीकरण को देखते हुए नीतीश कुमार का अंतिम डिसीजन ही मुख्यमंत्री के लिए सर्वमान्य होगा। तो मुझे जहां तक लगता है यदि आगे चीफ मिनिस्टर यदि बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट होगी तो उसमें सबसे आगे के रेस में चौधरी अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे वहां पे, सम्राट चौधरी जी, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय भी है और बीजेपी के मतलब अमित शाह जी और मोदी जी शुरू से ही लाइक करते हैं और उन्होंने भी यही बोला था, मतलब जब शुरू में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो नीतीश कुमार के अगेंस्ट सबसे ज्यादा आवाज उठाने में उन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और भी है, यदि हम जातीय समीकरण देखें, लवकुश समीकरण को साधने में भी जो नीतीश कुमार चाहते हैं वो भी वहां पे सज जाएगा और नीतीश कुमार के साथ उनकी काफी अच्छी ट्यूनिंग भी है। तो हो सकता है मतलब बीजेपी क्या डिसीजन लेगी नहीं लेगी वो तो आने वाला टाइम बताता है, लास्ट मूवमेंट बताता है। ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे अभी दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तपोष पाल जी, जरा एक चीज अभी आपके पास आए, जरा एक संजय झा ने उस बैठक खत्म होने के बाद जो एंट्री हो रही है निशांत की, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। आज जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उपस्थिति में माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण और विधानमंडल की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मार्मिक पीड़ा के साथ दुख का एहसास कराते हुए कि हम लोग आपके इस फैसले से बिल्कुल दुखी है, राज्य की जनता दुखी है, राज्य के आम आवाम परेशान हैं, लेकिन आपने फैसला लिया है तो हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आपने पार्टी को बनाया है तो जनता दल यू का विधानमंडल और संसद सदस्य आपके साथ है। साथ ही साथ माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा कि विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से निशांत कुमार ने अपनी सहमति दे दी। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह आश्वस्त किया है कि मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम देखता रहा हूं, वैसे ही पार्टी का और जो भी आपकी परेशानी होगा, विकास संबंधी जो कार्य होंगे, इन तमाम चीजों से हम आपसे सीधे संवाद में रहेंगे। विधायकों को आश्वस्त किया कि जैसे सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं, वह हमारी पूंजी है। उस पूंजी के जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ये बता रहे थे बैठक जब खत्म हुई उसके बाद, और नीतीश कुमार ने कहा अपने विधायकों से कि आप दुखी मत होइए, मैं राज्यसभा जा रहा हूं लेकिन मैं वहां से सब कुछ देखता रहूंगा। निशांत कुमार अब राजनीति में उनकी एंट्री होगी, सदस्यता ग्रहण पार्टी की करेंगे शनिवार को, और क्या जिम्मेदारी मिलती है अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक चर्चा ये भी है कि जो नई
व्यवस्था बनेगी, जो नया फॉर्मूला है उसमें वो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है और फिर ये डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ये है। खैर तपोष पाल जी, इसको हम लोग परिवारवाद से अलग रखें, जो आप परिवारवाद की परिभाषा आप लोग देते हैं उससे ये अलग है, और किस भूमिका में होंगे? आपकी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आप ही का होगा ना, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं। There is a difference between the nepotism and organically grown acceptance for a particular leader. अब नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ है, मतलब ये लोगों की डिमांड है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड है। आप बिहार में जाके इस समय आप किसी भी जनता से, सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि क्या नीतीश कुमार जी के लड़के को आना चाहिए और ये इस पद को स्वीकार करना चाहिए और संभालना चाहिए, एक स्वर से सारे लोग यही कहेंगे हाँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली चीजें ग्रो हुई है। इसको आप नेपोटिज्म नहीं कह सकते, इसको आप वंशवाद नहीं कह सकते, इसको आप परिवारवाद नहीं कह सकते। परिवारवाद तो वो होता है कि लालू का लड़का 9वीं पास नहीं है और वो ये कह रहा है कि हम यहाँ पे। मैं ये सवाल इसलिए भी मैंने पूछा तापोष जी की, क्योंकि अब इस फैसले के बाद कल आप लोगों से ये सवाल विपक्ष पूछेगा, आरोप लगाएगा, इसलिए ये सवाल था। ये सिंपल फिनोमेना है, और आप इसको नेपोटिज्म या परिवारवाद के लवादे में अगर ओढ़ने की भी कोशिश करेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबको ये मालूम है कि इट्स अ पीपल्स चॉइस। और देखिए एनडीए की जहां तक आप बात करें तो एनडीए का एजेंडा बिल्कुल साफ है, विकास, सुशासन और स्थिरता। और 20 साल की राजनीति के बाद एक बदलाव स्वाभाविक है, और ये बदलाव जो सर्वोच्च नेता है जिनके नेतृत्व में हम लड़े, उन्होंने खुद इस बदलाव की मतलब इस बदलाव की नींव रखी, और उन्होंने खुद कहा कि हम इस समय जो है राज्यसभा जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे की तरफ बातचीत। तो देखिए नई राजनीति, नया विजन और नया बिहार। और आपने खुद ही अभी कहा कि वो शायद उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उप मुख्यमंत्री के पद पे रह के वो तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बना दिए जाएंगे, वो उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए वो ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, और उसके बाद फिर वो अपने आप को ट्रेन करेंगे, और उसके बाद वो जब अपनी उपयोगिता को उस तरीके से साबित कर देंगे तो वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन एक चीज, एक आरोप लगता है सर आप लोगों पर, जनता तय करेगी। हाँ, 2025 के जनता तय करेगी सर, 2025 के चुनाव के दौरान ही ये आरोप लग रहा था कि नीतीश कुमार को ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाएगा मुख्यमंत्री, उन्हें हटाया जाएगा। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था, और अब तो विपक्ष ये कहने लगा है कि नीतीश जी के इस फैसले के बाद कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहाँ पर लागू कर रही है और जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक कर लिया है, अब उसे खत्म कर देगी। उड़ीसा में किस तरह से बीजेडी के साथ आकर फिर अपने आप को स्थापित कर लिया, महाराष्ट्र में किस तरह से दो फाड़ कर दिया शिवसेना का, और यहाँ पर वो दो फाड़ नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश जी के जगह पर अब अपना सीएम वहाँ पर वो ला रहे हैं और उनको राज्यसभा भेज दिया। मैं उत्तर देता हूं आपके सारे आरोपों का। देखिए बीजेडी को हमने खत्म नहीं किया, बीजेडी को उड़ीसा की जनता ने खत्म किया, और वहां पे अभी तक वहां पे अभी तक बीजेडी की ही सरकार थी। हमने कभी न तो दुष्प्रचार किया, न ही हमने कुछ ऐसा किया। उनके एज हो चुका था नवीन पटनायक जी का, और उन्होंने खुद ये बताया था कि हम इस समय मुख्यमंत्री पद को जो मैं निर्वहन कर रहा हूँ वो स्टेट चलाने की स्थिति में अभी नहीं है। वो चाहते तो वो भी राज्यसभा आ सकते थे, उनके पास पर्याप्त विधायक थे। तो ये निर्णय नवीन पटनायक जी का है। जहां तक शिवसेना की बात है तो शिवसेना अपने आइडियोलॉजी से हट के जाके कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था, तो वो ऑर्गेनिकली ब्रेक हुआ है, वहां पे ब्रेक हमने नहीं किया है। और देखिए ब्रेक होने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो सिंबल था वो शिंदे गुट के पास गया। वो इसीलिए गया था क्योंकि हमेशा शिवसेना और बाला साहब ठाकरे कांग्रेस का विरोध करती रही, और अचानक से उनका लड़का जो है वो आने के बाद वो कांग्रेस के साथ जाके मिल गई। तो ये तो मतलब बिल्कुल से अजीबोगरीब सिचुएशन आ गया। और बाला साहब ठाकरे जी हमेशा ये बोलते रहे
हिंदुत्व के को सामने रखते हुए कि हाँ हम कभी पद नहीं लेंगे, और उनका बेटा सीएम पद के लिए आतुर होते हुए कांग्रेस के साथ जाके बैठ गया, तो उनका फाड़ होना स्वाभाविक था। एनसीपी के अंदर जो फाड़ हुआ या एनसीपी जो टूटा वो उनके अपने कारणों से टूटा, और उनके जो प्रॉब्लम थे उसके कारणों से टूटा। और फिर उसके बाद वहां पर भी जो घड़ी सिंबल था वो पवार गुट को न मिलके अजीत पवार गुट को मिला। तो ये तो सारी चीजें जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है लोगों के सामने, कहीं से कोई धोखा नहीं है, कुछ नहीं है। धोखा शिवसेना ने हमें दिया, बाद में उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने फिर उनको जो है मजा चखाया। लेकिन यहाँ बिहार की स्थिति दूसरी है। आप ये आरोप नहीं लगा सकते हमारे ऊपर। हम पिछली बार भी और इस बार भी प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार जी ही उस पोजीशन पे थे और उन्होंने ही इसका जो है इस पोजीशन का निर्वहन किया। ये इनका डिसीजन था, नीतीश कुमार जी का डिसीजन था कि मैं अब बिहार से थोड़ा सा जो ये पद है सीएम पद, इससे हट के अब मैं राज्यसभा वहां पे जाऊंगा, और यहाँ जो है उनके बेटे जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रोन है और वो एक्सेप्टेड है, तो ठीक है उनके बेटे जो हैं आके वो वहां पे रहेंगे। और इसके अलावा जो 20 साल की उन्होंने जो आधारशिला रखी, सीट एंकर का रोल निभाया, वो आगे जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। जो लेकिन एक चुनौती, जो भी नई सरकार बनेगी उस सरकार के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी होगी, नीतीश कुमार के उस एरा को मेंटेन करके चलना। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन 20 सालों में उन्होंने जो माइलस्टोन तय किए हैं और उन्होंने जो सीट एंकर का रोल निभाया है वो बहुत बड़ा है। और 2 दशकों के अध्याय के बाद अब ये जो नए राजनीतिक युग की शुरुआत होगी, और जो और उन्हीं के ट्रेन किए हुए लोग हैं। अगर आप देखिए तो सम्राट चौधरी जी उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के अंडर में ही वो डिप्टी सीएम रहते हुए जो है सारे काम को सीखा उन्होंने। और आगे आने वाले समय में भी जो है इस तरीके के, देखिए चक्कर क्या है कि राजनीति में अभी रिजल्ट ओरिएंटेड है। राजनीति अब वैसा नहीं है कि आप कुछ भी करते रहे तो जीत जाएंगे, आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का विकसित भारत का सपना है, वो बिहार जब तक विकसित नहीं हो जाता ये सपना अधूरा रहेगा। तो 20 साल में तो ठीक है बीमारू राज्य से बाहर निकले, लेकिन अब जो विकास का मॉडल है वो बहुत तेजी से करना पड़ेगा। इसीलिए अगर नेतृत्व वहां बदला है तो ठीक है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने साफ तौर से ये कहा है कि मैं आई विल वॉच ऑन दिस, आई विल कीप आई ऑन दिस। मैं इसको खाली छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ये देखता रहूंगा कि यहाँ की लीडरशिप क्या कर रही है, और जरूरत पड़ा तो फिर मैं उसके लिए सजेशन देने के लिए भी मौजूद रहूं। विनीत जी, आप लोगों के सामने भी पार्टी को इंटैक्ट रखने की भी एक चुनौती होगी। देखिए, वही कार्यकर्ताओं का जो अभी एक इसे प्यार कहा जाएगा कि 20 साल होने के बावजूद भी बिहार की जनता में नीतीश जी की वो स्वीकार्यता है कि आज लोग सड़कों पर हैं कि वो बिहार छोड़ के न जाएं। उसी को जो है मैनेज करने के लिए जो है, और जो निशांत कुमार जी एक आड़े मार्ग में रहते हुए भी उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, ऐसे व्यक्ति को लाने के बाद न पार्टी भी हमारी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी और सरकार भी सर्वाइव करेगी। देखिए, विपक्ष तो उनको कुर्सी कुमार कहता रहा, लेकिन आपको याद होगा कि जब एक रेल दुर्घटना हुई थी और श्रद्धेय अटल जी मना करते रहे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, बद दीजिए आप इस्तीफा, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने इस्तीफा दिया। जीतन राम मांझी को बनाया उसके बाद फिर वो जो है क्या कहते हैं, आप देख लीजिए कि अब यही विपक्ष जो है उनको अचेत बोल रहा था इसी चुनाव में। अभी आप सुने होंगे कि अचेत हैं, अस्वस्थ हैं। आज अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं तो भी उनको तकलीफ है कि बीजेपी जो है हाईजैक कर ली है। अब नीतीश कुमार जी को कोई हाईजैक कर सकता है, ये तो मतलब कल्पना से परे की बात है। ऐसा कोई सोचे भी तो उसकी शायद बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। तो अब आप खुद सोचिए कि अब वो जा रहे हैं राज्यसभा तो अचेत है,
तब भी दिक्कत है उनको, नहीं जा रहे तो अचेत है। तो विपक्ष तो जो है दूल्हे का भी भाई बनना चाहता है और दुल्हन का भी भाई बनना चाहता है, जो संभव नहीं है। तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी जो है इतने लोकप्रिय हैं बिहार के लिए कि बिहार का हर एक समाज, हर एक वर्ग जो है, हर एक जाति, हर एक धर्म उनसे एक अलग ही प्यार करता है, एक अलग उनके प्रति जो है वो भाव रखता है। तो जो विपक्ष के लोग हैं वो तो कहेंगे ही रंगल, ये परिवारवाद है, ये बात, लेकिन आप बताइए ना कि एक व्यक्ति जब कोई पिता एक रिटायरमेंट की स्थिति में होता है तो उस समय वो अपनी जो भी उसकी संपत्ति होती है उसकी वसीयत वो किसे करता है? अपने पुत्रों के बीच में करता है। नीतीश कुमार जी के निशान से एक है, तो वो किसको छोड़ के जाए? उनकी विचारधारा को निशांत कुमार जी जितने अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, देखिए कल ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद वो बिहार का भ्रमण करेंगे, बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, उनसे स्वीकारोक्ति लेंगे कि हाँ, तब उसके बाद आगे का, अभी कोई नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे तो मुख्यमंत्री पद से जा नहीं रहे हैं, तो उसके बाद जब बिहार की जनता जो आज इस चीज की मांग कर रही थी, वो बिहार की जनता की मांग पे उनको आगे लाया गया है। ठीक है। और नीतीश कुमार जी के देखिए एक बहुत बड़ा एक काम हुआ है जिसको कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक पटना से नवादा नालंदा होते हुए गया तक उन्होंने गंगा का जल पहुंचाया, हर घर जल हर घर नल, ये बिहार की एक योजना थी जिसको केंद्र सरकार ने लागू किया। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो नीतीश कुमार जी एक ऊंची सोच और एक अच्छी योजनाओं के निर्माता रहे हैं। और एक बात बता दूं, बिहार में युवा जोश के साथ साथ जो है, युवा होश के जोश के साथ साथ एक अनुभवी होश, वही लोकप्रियता जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद भी बिहार में रहेगी। बिल्कुल रहेगी। नीतीश कुमार मतलब बिहार और बिहार मतलब नीतीश कुमार। ठीक है। डॉक्टर सौरभ झा जरा ये बताइए कि अब इस परिवेश में जो है अनुभवी होश का साथ जो होना, ये बहुत बड़ा बिहार के लिए एक अमृत काल का जो है काम आएगा। और देखिएगा बिहार जो है प्रगति के पथ में बहुत आगे निकले। ठीक है। डॉक्टर सौरभ झा जरा जल्दी से बताइएगा कि इस परिवेश में विपक्ष को लेकर कि अब उसके सामने क्या चुनौती होगी। नीतीश कुमार अगर बिहार से सेंटर की राजनीति में जा रहे हैं तो रास्ता उनके लिए क्या मुश्किल होगा या आसान होगा? और दूसरी चीज, जरा जनता दल यूनाइटेड के बारे में बताइए कि नीतीश जी तो वहाँ हैं, बिहार में हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पटना में रहते थे, अनिमार्ग में रहते थे, तो सब पर नज़र उनकी रहती थी। खासकर कि ये बिहार की ही एक बड़ी पार्टी है और जब वो दिल्ली में रहेंगे, राज्यसभा में चले जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में पार्टी पर इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले यदि नीतीश कुमार दिल्ली भी आते हैं तो उनका पार्टी संगठित रहेगा, क्योंकि उनकी नजर पार्टी पे रहेगी और पार्टी का हर कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और आज भी वो कार्यकर्ता से मिलते जुलते रहते हैं। और दिल्ली से वो अच्छे से, मतलब जेडीयू को दो लेवल पे यहाँ पे फायदा होने वाली है, क्योंकि जो दिल्ली में अभी हम बात कर रहे थे, केंद्र सरकार में जो इनकी भूमिका है, तो इनका जो आने वाले टाइम में दूसरे स्टेट में भी इलेक्शन होगा तो उसको भी कंट्रोल करने में इनको मदद मिलेगी। और बिहार को कंट्रोल करने में नीतीश कुमार को दिल्ली रहे या कहीं भी रहे तो हर कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है, तो उनके पार्टी पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जहां तक जेडीयू और बीजेपी का कॉम्बिनेशन है तो काफी अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन है, तो इससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा चीज, विपक्ष के लिए इसलिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों जो अभी जो मुख्यमंत्री कोई भी बनेंगे उनको नीतीश कुमार से बेहतर काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी जो नीतीश कुमार 20 थे तो हमें 12 और 13 वाले चाहिए, उनको भी 20 और 21 के बराबरी वाली चाहिए। तो मैं अभी भी बता रहा था, मुख्यमंत्री का चयन बहुत सोच समझ के करना होगा। और जो सुशासन बाबू का जो छवि है, जो सुशासन का जो उन्होंने एक मॉडल एस्टैब्लिश किया है, उसको मेंटेन करनी होगी।
मैं एक और चीज पे अपनी बात रखना चाहूंगा जी। निशांत को वो ज्वाइन करने, यानी कल ज्वाइन करवाएंगे अपने बेटे को, क्योंकि नीतीश कुमार की बेदाग छवि रही इस भारतीय राजनीति में। 20 साल उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स की, इससे पहले केंद्र के सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, रेल मिनिस्टर रहे, तो उनकी बेदाग छवि रही। मुझे लग रहा है अभी वो कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे। अभी जिस तरह से कुछ मीडिया और कुछ सोशल मीडिया पे चल रही है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके बेटा बनेंगे, उनका बेटा अभी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा है। और अभी वो संगठन और जो कार्यकर्ता से मिलजुल के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपने पोटेंशियल के बेसिस पे उनका बेटा भी आगे जाएगा। यदि नीतीश कुमार को अपने बेटा को लाना होता तो वो 2020-2022 में ही ला लेते और कैबिनेट मिनिस्टर बना देते उपेंद्र कुशवाहा की तरह। लेकिन नीतीश कुमार के छवि में बहुत डिफरेंस है इस चीज को लेके। तो अभी निशांत को लेके जितनी भी बयानबाजी दी जा रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है नीतीश कुमार कोई जल्दीबाजी में है। तो जब चाहेंगे अपने बेटा को सेटल डाउन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, नीतीश कुमार के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उनका जो शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रहा। बिहार में 1990s में चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था, उस दौर से बिहार को उन्होंने बाहर निकाला। आप बिहार में अपहरण की सबसे ज्यादा मुद्दा हुआ करती थी और तेल पिलावन रैली जैसी रैलियां हुआ करती थी। उस दौर से बिहार को बहुत आगे निकाला। हमने उस दौर के बिहार को देखा है, जब बिहार के लोग दूसरे स्टेट आते थे तो बिहारी कहलाने पे उनको मतलब एक हीन दृष्टि से देखा जाता था। जी जी। हाँ, तो इस छवि से बाहर निकालने में नीतीश कुमार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी उनका योगदान बिहार को बढ़ाने में हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, बात परसेप्शन की है। नीतीश कुमार को लोग लाइक करते हैं। चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का हो या एनडीए का दूसरे दलों का उम्मीदवार रहा हो और लोग नहीं चाहते हो, तो वो तब भी वोट देते थे। इसलिए वोट देते थे कि अगर दूसरे पक्ष को देंगे वोट, इंडिया गठबंधन को अगर हम वोट देंगे तो फिर वो लालू यादव और उनका वो ऑरा सामने आता था, तेजस्वी आते थे, तो माना जाता था कि नीतीश जी ही बनेंगे। तो नीतीश जी की तो अपनी एक छवि है, वो उनकी सोच सकारात्मक है और बिहार के विकास के लिए वो सोचते हैं। वो एक परसेप्शन, नीतीश जी के बाद जो बनेगा उसको उस परसेप्शन में खुद को ढालना होगा। कितना ये बहुत मुश्किल होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि बिहार की राजनीति में हमेशा जातिगत राजनीति होती रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और कुर्मियों के सबसे बड़े नेता के रूप में वो जाने जाते थे। लेकिन नीतीश बाबू इंजीनियरिंग किए थे, उनकी वाइफ भी इंजीनियरिंग की थी, बेटा भी हमेशा से कर रहा। मेरा ये तो मानना है कि जो व्यक्ति जो काफी पढ़ा लिखा हो तो, और सुशासन की तरफ जैसे उनके बारे में चर्चा की गई, सुशासन के बारे में क्यों आखिर ये सुशासन बाबू क्यों बोला जाता है, यही बातें जो अभी प्रसंग निकल के आई। 4-20 विधवा, तो पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, रात को निकल नहीं पाते थे लोग, घर में 7 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। तो कई ऐसे मसले हैं जिसको इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत दुरुस्त किया। ब्यूरोक्रेट के साथ इनकी बहुत अच्छी पत्ती थी। जो काल इन्होंने जो अपने मुख्यमंत्री काल में जो इन्होंने काम किए हैं, वो एक सुशासन नेतृत्व के रूप में जाना जाता है, इसलिए इनको सुशासन बाबू कहा जाता है। तो ब्यूरोक्रेट के बीच में इनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। हाँ, तो वही वो परसेप्शन अपने आप को स्थापित करना, ये बड़ी चुनौती होगी जो भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और वैसा कोई दिख रहा है क्या? अभी 5 लोग हैं, लेकिन इन 5 में सिवाय मुझे एक नित्यानंद राय छोड़ सकते किसी पे ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही। जबकि मेरा सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, संजीव चौरसिया जो दीघा के विधायक, उनका भी नाम आ रहा है, दिलीप जायसवाल जी का भी नाम आ रहा है, विजय जी का भी नाम आ रहा है। मेरा ये मानना है कि भाजपा ऑल ऑफ सडन देखिए डिस्क्लोज नहीं करती है। जब भी वो करती है बिना तर्क के आधार पर कोई काम नहीं करती और बड़ा तार्किक होता है। तो ये बात मानना कि 75 साल के हो गए, सेहत खराब हो गया इसलिए वो चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा कि बहुत अच्छा हुआ कि ये केंद्र की राजनीति में गए और बहुत अच्छा फायदा केंद्र से ले रही है। अभी 3 साल बाद लोकसभा चुनाव होना और पिछले चुनाव में भारत में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी गठबंधन के साथ, आप देख चुके हैं। और चूंकि नीतीश कुमार भी गठबंधन में गए थे और वहां से फिर उतर करके फिर भाजपा के साथ आए,
तो एक तरह से देखिए कि भाजपा को बिहार में स्टैंड करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इन्होंने निभाया है, और जो रोल इन्होंने निभाया है वो किसी राजनीतिक दल ने अभी तक नहीं निभाया। तो अब बारी है भाजपा की। अब समझिए इस चीज को, अब भाजपा की बारी है कि उनको प्रसाद स्वरूप में क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा जल्द आपको मिलेगा कि केंद्र की राजनीति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अब होने जा रहा है। लेकिन अब जो आपने कहा कि परसेप्शन की बात, कि इनके जगह में कौन, तो इनके जगह में वही व्यक्ति होगा, आ पाएगा जो काम लेके आएगा। तो कौन कैसा काम लेगा, किसका क्या नेतृत्व है, किसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीडरशिप है वो किस तरह का होगा। एक कहावत ना, लीडर लीड्स टू लीडर। तो जब तक आप लीडर को लीड नहीं करते हैं तो वो क्वालिटी जब तक नहीं आएगा आप नहीं कर सकते। बिल्कुल मेरा सवाल इसीलिए था कि वो आदमी जब वोट देने जाता था तो वो उम्मीदवार उसके पसंद का नहीं भी होता था, तब भी उसके सामने नीतीश कुमार का चेहरा होता था और फिर वो एनडीए को वोट करता था। यही खासियत थी ये आदमी। हम भारत में न्यूट्रल सेकुलर वर्ड था नहीं, उसको जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया या भाई, कि कुछ लोग कांड करते रहे और खुद को सेकुलर के नाम पर भारत को इनकैश करते रहे, यही तो होता रहा था। लेकिन ये नीतीश तो वो कैसे आदमी थे जो बहुत ही सेकुलर थे और सभी के साथ इनकी छवि थी। देखिए जब ये चाह, जैसा चाह भाजपा के साथ जुड़े, जब ये चाहे कांग्रेस के साथ जुड़े, जब ये चाहे आरजेडी के साथ जुड़े, आरजेडी के भी विधायक को उठा करके उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना के रख दिया। तो ये इन्हीं की उपलब्धि है कि जब जिस पार्टी को लाना चाहा लेके आए। लेकिन जब जब इनको ये समझ में आया कि अगर अस्थायी और स्थिर नेतृत्व देना है तो वो भाजपा के साथ जुड़ के काम करेंगे, इसीलिए ये भाजपा के साथ है। और अब भाजपा इनको क्या प्रसाद देगी कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। लेकिन रही बात की यहाँ बिहार में कौन आएगा, तो ये सही बात अभी इन्होंने कहा कि भाई बिहार में वही आएगा जो नीतीश कुमार के बराबर ये समकक्ष कार्य क्षमता रखता हो या कार्य को दिखा सकता है। अन्यथा बीजेपी बिहार में अपने जनाधार को होने का कोई काम ऐसा नहीं करेगी जिससे वो परसेप्शन फिर से जो आए जो नीतीश जी या भाजपा के पहले। यही बात तापस जी ने भी कही कि एक बड़ी चुनौती होगी जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि उसको लेकर उस रास्ते पर चलना और उस लकीर पर चलना और उससे एक बड़ी लकीर खींचना भी, क्योंकि तभी तो वही परसेप्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने आप को स्थापित कर पाएगा, नीतीश जी के कामों को आगे बढ़ाने में वो सफल होगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस चर्चा में। तापस पाल जी शुक्रिया, विनीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सौरभ झा और हेमंत गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिहार में राजनीति का एक नया अध्याय अब शुरू होने वाला है और उस अध्याय की पटकथा तो लिखी जा चुकी है। हम लोग भले ही चर्चा कर रहे हैं कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन 4 लोग तो कम से कम जरूर जानते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो हैं गृह मंत्री अमित शाह, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ये लोग तो जरूर जानते हैं क्योंकि वो तो फिक्स हो गया होगा। बहरहाल जब तक नाम नहीं आता है तब तक नामों पर चर्चा भी होगी। बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।